नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। अभी में आपको हर वो खबर बताएंगे जहां होगी खबर, जैसे होगी, फुल अंदाज में, और हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी खबर दिल्ली से सटे गुरुग्राम से बड़ी खबर है, जहां दबंगई और फिल्मी स्टाइल में रंगदारी मांगने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। गुरुग्राम के सेक्टर 108 में एक ठेकेदार ने आरोप लगाया कि उसे रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने के लिए बदमाश काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। 50 से ज्यादा बदमाश लगभग 20 गाड़ियों पर सवार होकर ठेकेदार को धमकाने आए थे। अब साइट पर पहुंचकर के दबंगों ने खुलेआम हथियार लहराए और काम जारी रखने के लिए ठेकेदार से अपनी हिस्सेदारी भी मांगी। ठेकेदार का दावा यह है कि बदमाशों का विरोध करने पर उन्हें और उनके कर्मचारियों को दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी है। लेकिन ये पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि गली में एक के बाद एक कई ब्लैक कलर की गाड़ियां आ रही हैं। जैसे ही गाड़ियों का काफिला रुकता है, गाड़ियों से 50 से ज्यादा बदमाश हथियारों के साथ उतरते हुए नजर आते हैं। पीड़ित ठेकेदार का आरोप है कि गाड़ियों से उतरने के बाद उन्होंने रंगदारी की मांग की और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ठेकेदार मनीष दहिया ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। ठेकेदार ने पुलिस से अपने और परिवार की सुरक्षा की भी मांग की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान करने में लगी है। इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, एक लंबा चौड़ा काफिला दिख रहा है, जैसे लग रहा है कोई किसी मंत्री संतरी का काफिला होता है, लंबा चौड़ा सा, वैसा दिख रहा है। कौन लोग हैं ये, कुछ आइडेंटिफाई हो पाया? देखिए, कुछ लोगों के खिलाफ जो है ठेकेदार की तरफ से शिकायत दी गई है, जिसमें बाकायदा शिकायत में पुलिस को जो है ठेकेदार ने नाम भी बताया और जिसमें ये कहा गया है कि कई लोग जो हैं बड़ी संख्या में स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर कई गाड़ियां लेकर जो है उनके मौके पर पहुंचे, साइट पर पहुंचे और उसके बाद उनसे काम चालू रखने की एवज में जो है रंगदारी की मांग की, पैसे की जो है डिमांड की और उन्हें डराया धमकाया। जिसके बाद जो पीड़ित ठेकेदार है उसने इस पूरे मामले की शिकायत जो है हरियाणा पुलिस से की है। गुरुग्राम पुलिस जो है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में लगी है। हालांकि अभी तक जो है गुरुग्राम पुलिस की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो सूत्रों का कहना था कि अभी तमाम जो फैक्ट्स हैं पीड़ित के, उनको जो है वेरीफाई किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के पास मौजूद है और उसके बाद फैक्ट चेक करने के बाद ही जो है इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ा मामला है कि दिल्ली एनसीआर में, जहां गुरुग्राम जैसे साइबर सिटी में काम करने की एवज में जो है अगर रंगदारी मांगी जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी जो है सवाल खड़े होते हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही जो है, अभी कुछ चंद दिनों पहले ही गुरुग्राम में ही 4 लोगों का एनकाउंटर गुरुग्राम पुलिस ने किया था, जिसमें 4 बदमाश मारे गए थे और 5वां घायल हुआ था और वो भी रंगदारी के लिए ही किया गया था। तो ऐसे में गुरुग्राम में जो रंगदारी को लेकर, एक्सटॉर्शन को लेकर जो शिकायतें पुलिस को मिल रही हैं और ऐसे में एक और नई शिकायत जिसमें अभी तक पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं की गई, इसको लेकर कई सवाल जो है पुलिस पर खड़े हो सकते हैं। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है की बात है कि शिकायत हो गई है लेकिन पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की, जबकि गाड़ियों का एक लंबा काफिला दिख रहा है। पहले तो ये पता चलना चाहिए था कि ये लोग कौन है, ये अब तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ, ये भी थोड़ी हैरानी की बात है। बहरहाल आप नजर बनाकर रखें, आपके पास दोबारा हम लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां पर आज सबसे बड़ी खबर सामने आई। लॉ एंड ऑर्डर के ट्रैक पर लगाते हुए अपराधियों को चैलेंज कर रही सम्राट सरकार की पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पटना के चर्चित बंटी यादव मर्डर केस में मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है। बदमाश रविश उर्फ बिसिया को पैर में गोली मारकर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस की घेरेबंदी के बाद बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की गाड़ी पर गोलियां लगी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। स्पॉट से एक देसी कट्टा मिला है, कारतूस के खोखे और उसका मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। बदमाश रवीश उर्फ बिसिया, उस पर लूट मर्डर के कई संगीन मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि 6 जुलाई को बंटी यादव की किडनैपिंग सामने आई थी। 11 जुलाई को बंटी यादव का शव मिला था। इस पूरे मामले में रवीश उर्फ बिसिया मुख्य आरोपी था और वारदात के बाद से वो लगातार फरार चल रहा था। पुलिस को खबर मिली थी कि जेपी गंगा पथ के इलाके में वो कहीं छिपा है, जिसके बाद एक पूरा ट्रैप लगाया गया और उस जाल में पटना का मोस्ट वांटेड अपराधी फंस गया। पुलिस को देखते ही उसने गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के वो पैर में उसके गोली लगी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। पटना में गंगा नदी के किनारे इसी इलाके में पुलिस के साथ रवीश की मुठभेड़ हुई। रवीश की तलाश पुलिस को थी बंटी हत्याकांड मामले में। ये नेपाल भाग गया था। पुलिस को जानकारी मिली कि नदी के रास्ते ये वापस पटना लौटा है। लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। पुलिस को जानकारी मिली कि यहाँ जेपी गंगा पथ के इस इलाके में रवीश छिपा हुआ है। पुलिस यहाँ पर अपने दल बल के साथ यहाँ पहुंची और यहीं पर रवीश उर्फ बिसिया के साथ आमना सामना हुआ पुलिस का। पुलिस को देखते ही रवीश ने गोली चला दी। गाड़ी के बोनट पर गोली लगी। उसमें एसएचओ भी बैठे हुए थे, हालांकि वो बाल बाल बच गए। फिर जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई जो रवीश के दाहिने पैर में लगी और ठीक यही वो जगह है जहां पर मुठभेड़ हुई है। यहां पर देखिए जो खून के निशान अभी भी नजर आ रहे हैं। ठीक इसी जगह पर रवीश को गोली लगी। उसे पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे हत्याकांड मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। कई अन्य लोग भी इसमें अभी शामिल हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और लेकिन रवीश जो है वो मुख्य अभियुक्त था। इसके खिलाफ हत्या, लूट और शराब तस्करी के कई मामले लंबित हैं और पुलिस का कहना है कि वर्चस्व की लड़ाई का ये नतीजा है। पटना के चर्चित बंटी यादव की किडनैपिंग और मर्डर केस में रवीश उर्फ बिसिया मोस्ट वांटेड था। पहले दिन से पुलिस उसकी तलाश में थी। वारदात के दिन से फरार रवीश उर्फ बिसिया पर पुलिस की नजर नहीं पड़ती तो वो नेपाल भाग जाता। नेपाल भागने की पूरी तैयारी में था। उससे पहले से पुलिस ने उसे दबोच लिया और सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस को क्राइम के खिलाफ खुलकर एक्शन का निर्देश दे रखा है। ऐसे में पुलिस की टीम लगातार एक्टिव है। आरोपी को ट्रैक करते हुए जवाबी कार्रवाई की गई। बंटी यादव मर्डर केस, अब तक इस मामले में 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बिहार में सम्राट सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। सम्राट चौधरी के कमान संभालने के बाद से ही लगातार अपराधियों को ये चेतावनी दी जा रही है कि वो या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें। सम्राट चौधरी ने एक बार फिर कहा है कि अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस को खुली छूट दी गई है और यही कारण है कि सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद से अब तक 24 इनकाउंटर हो चुके हैं। कई हाफ इनकाउंटर हुए हैं तो कई जगह अपराधियों को गोली भी लगी है। आज जो इनकाउंटर हुआ है पटना में, बंटी यादव की हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त रवीश को गोली लगी है पैर में और इसके ठीक पहले 15 जुलाई को खगड़िया में पुलिस ने अखिलेश कुमार के पैर में गोली मारी। फिर 13 जुलाई को वैशाली में डबल मर्डर केस में फरार चल रहे जगदीश राय को पुलिस ने पैर में गोली मारी। बांका में डबल मर्डर केस में 11 जुलाई को सचिन सिंह को पुलिस ने मारी। इसके पहले सीतामढ़ी में, आरा में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में लगातार अपराधी पुलिस के निशाने पर हैं और लगातार मुठभेड़ के जरिए पुलिस अपराधियों को साफ तौर पर यह संदेश दे रही है कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है। उन्हें हर हाल में यहाँ बिहार छोड़ना होगा या फिर अपराध छोड़ना होगा। लगातार इस तरह की खबरें हर 1-2 दिन के अंतराल पर किसी न किसी जिले से आती है जिसमें ये जानकारी दी जाती है कि अपराधी के पैर में गोली लगी है और ऐसी कई तस्वीरें आ रही हैं जिसमें अपराधी लंगड़ाते हुए या फिर अस्पताल में इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए इसे ऑपरेशन लंगड़ा का नाम दिया जा रहा है। अब एक्शन में आ रहा है सम्राट चौधरी की कुर्सी संभालने के बाद ये पुलिस का 24वां एक्शन है जिसमें आरोपी का या तो एनकाउंटर किया जाता है या फिर हाफ एनकाउंटर में उसे घायल कर दिया जाता है। अब कल ही की बात है, बिहार के सीएम ने अपराध को लेकर के क्या कहा था ये भी आपको सुनाते हैं। घटना में जो अपहरण वाली घटना हुई थी उसमें जो मुख्य आरोपी था रवीश, उसी पे पुलिस दबिश चल रही थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वो पटना के पैसे लेकर नेपाल भागने की तैयारी में है। जानकारी मिल रही थी कि नदी के रास्ते वो नाव से आया है, तो इसलिए विभिन्न घाटों पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। इसी क्रम में जब वो इस जगह पे आया तो पुलिस के सामने पहुंच गया और पुलिस द्वारा उसको रोका गया तो उसने फायरिंग कर दी। जो पुलिस की गाड़ी में गोली लगा, पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई और फायरिंग में उसके पैर में गोली लगा और वो घायल हो गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको इलाज के लिए भेज दिया गया है। अभी वो इलाजरत है, खतरे से बाहर है और जब वो इलाज कंप्लीट हो जाएगा उसका पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाएगी। आपस में इन लोगों के वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी और जो शराब के मामले हैं उसमें भी ये जो रवीश है वो पहले भी जेल जा चुका है
और इसमें इसी क्रम में इन दोनों के बीच में समस्याएं चल रही थी जो हिस्सा कर लेंगे। इसके गिरोह में और कितने लोग? अभी इस पूरे घटनाक्रम में अभी 4 लोग और सम्मिलित हैं, जिस पे हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्योंकि अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको बचने नहीं देना है। या तो उसको भागलपुर के जेल में रहे, नहीं तो बिहार छोड़कर चला जाए। यही आग्रह करूंगा साथियों। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधी कोई हो, अपराध जब तक करेगा तब तक सुशासन स्थापित नहीं हो सकता है। अपराधी किसी वर्ग का हो, और अब तो सब तरह के अपराध को जांच हम लोग कर रहे हैं। सावन आने वाला है, लेकिन कांवड़ियों का उत्पात अभी से शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने बीच बाजार भारी उत्पात मचाया। एक गाड़ी पर कांवड़ियों का जत्था टूट पड़ा। गाड़ी के टच हो जाने भर से कांवड़िए भड़क गए और उन्होंने बीच सड़क पर ही गाड़ी को बुरी तरह से तोड़ फोड़ दिया। शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला किया गया। अक्सर कांवड़िए इस तरह का तांडव मचाते हैं, जरा सी बात पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और अभी तो सावन की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आप देखिए। कांवड़ियों का उपद्रव किस तरह से बीच सड़क पर देखने को मिल रहा है, कैसे इस गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। हाथ में डंडा लेकर इस गाड़ी के शीशे तोड़े जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल, ये पूरा मामला क्या था? क्यों ये जो कांवड़िए हैं ये उत्पात मचा रहे हैं? वजह क्या थी? देखिए, जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक बुधवार देर शाम लगभग 8:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। कांवड़ का जो महीना है वो अभी शुरू नहीं हो सका है। बावजूद इसके इस तरीके की घटनाओं का सामने आना निश्चित तौर पर पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। दरअसल जो बीती शाम का ये पूरा मामला है, ये मुजफ्फरनगर इलाके का मामला है, जहां पर एक राहगीर अपनी कार से बताया जाता है कि जा रहा था और उसी दौरान कांवड़ियों के आगे आने से थोड़ा सा गाड़ी टच हो जाती है कांवड़ियों से, और उसके बाद जो कांवड़ियों का गुस्सा होता है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कांवड़ी अपने दूसरे साथियों को वहां पर बुला लेते हैं और उसके बाद गाड़ी चालक को न सिर्फ पीटा जाता है बल्कि उसके जो पूरी गाड़ी है उसको बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया जाता है, लाठी से, डंडे से और जो कांवड़ियों के पास अपने हथियार होते हैं उससे। इसके बाद इस पूरे मामले में पीड़ित की तरफ से शिकायत की गई है लोकल पुलिस स्टेशन में। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जो भी लोग इसमें दोषी होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस और प्रशासन के लिए निश्चित तौर पर चुनौती बना हुआ है ये पवित्र महीना, क्योंकि इसी समय जब कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर के अपने अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं तो इस तरीके की घटनाओं का दिखना अब आमतौर पर काफी नॉर्मल सा बात हो गई है, और इसीलिए पुलिस और प्रशासन की संख्या वहां पर बढ़ाई जा रही है। और ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया है डीजीपी उत्तर प्रदेश की तरफ से कि किसी भी कांवड़ियों को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस बात का भी सबको ध्यान रखना होगा कि जो लोग वहां से गुजर रहे होंगे उनको भी किसी तरीके की परेशानी ना हो। और इसी को लेकर के यूपी पुलिस इस पूरे मामले में न सिर्फ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है बल्कि उनको चिन्हित भी किया जाएगा जिन्होंने इस तरीके की वैंडलाइज हरकत बीच सड़क पर की है, और उनके खिलाफ कार्रवाई को भी सुनिश्चित किया जाएगा। दीपिका। बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस जानकारी के लिए। और जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आजम की सियासत पर सवाल निशान लग चुका है और उनका सियासी साम्राज्य भी ध्वस्त हो रहा है। ताज़ा झटका आजम के ड्रीम जौहर खान यूनिवर्सिटी को लेकर लगा है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 बिल्डिंग्स को अवैध बताते हुए इसे ध्वस्त करने का आदेश दे दिया है। प्रशासन का कहना है कि यूनिवर्सिटी की 40 में से सिर्फ 2 इमारतों का नक्शा पास करवाया गया, जबकि बाकी इमारतें बगैर मंजूरी के बनाई गई। रामपुर के डीएम और रामपुर विकास प्राधिकरण ने सुनवाई के बाद 38 इमारतों को गिराने का आदेश दे दिया है। इसके लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को 15 दिनों का वक्त दिया गया है। सुनवाई के दौरान जौहर यूनिवर्सिटी ने प्रशासन ने कहा कि यूनिवर्सिटी बनाने के समय वो इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, इसीलिए उसकी मंजूरी नहीं ली गई। लेकिन प्रशासन ने कहा कि उस समय कानून के मुताबिक जिला पंचायत की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन जिला पंचायत से सिर्फ 2 इमारतों को बनाने की मंजूरी ली गई। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है
कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है। और अब इस पूरे मामले में रामपुर प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी को 8 जुलाई तक का नोटिस जारी करके उससे जवाब मांगा है। इसके बाद कल बैठक हुई और जिस दौरान रामपुर विकास प्राधिकरण के सामने यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपना पक्ष भी रखा। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना यह था कि रामपुर की जिस गांव में ये जमीन है उस पर 27 सितंबर 2024 के पहले रामपुर विकास प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र नहीं था और इसीलिए प्राधिकरण से मंजूरी जरूरी नहीं थी। लेकिन जब प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी का तर्क खारिज कर दिया तो प्राधिकरण ने यह कहा कि उसके पहले जमीन रामपुर जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता था, लेकिन रामपुर जिला पंचायत के रिकॉर्ड के मुताबिक केवल यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज और एकेडमिक ब्लॉक का ही नक्शा पास करवाया गया था और बाकी इमारतों का नहीं करवाया गया। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यह भी कहा कि 38 इमारतों का निर्माण उत्तर प्रदेश प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के सेक्शन 27(1) का उल्लंघन है और इसीलिए इनका डिमोलिशन किया जाएगा। के अंदर आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवन के ऊपर 15 दिन के अंदर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। जितने भी अवैध निर्माण हैं उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। असल में प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी के प्रशासन को एक नोटिस दिया है और इसमें साफ तौर पे यह कहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर 40 भवन बनाए गए हैं जिनमें से सिर्फ 2 की परमिशन ली गई है, जबकि 38 भवन जो हैं वो अवैध तरीके से बनाए गए हैं। और यह भी बताया गया है कि पहले जो जौहर यूनिवर्सिटी का ये पूरा इलाका है ये ग्राम पंचायत के अंडर में आता था, लेकिन 2024 के आसपास ये रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आया। लेकिन प्रशासन ने ये जांच करके पाया कि अथॉरिटी से परमिशन लेने से पहले जब यहां पर ग्राम पंचायत हुआ करती थी तो जौहर यूनिवर्सिटी को जितने भी अंदर भवन बनाए गए हैं उनके नक्शों की परमिशन ग्राम पंचायत से लेनी थी। सिर्फ 2 भवन की परमिशन ग्राम पंचायत से जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ली, जबकि 38 ऐसे भवन हैं जिनको बिना नक्शे पास कराए बनवा दिया गया। अब जौहर यूनिवर्सिटी जो है वो जो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके अंडर में आ गई है। हाल में ही प्रशासन ने यहां पर एक ये बोर्ड लगाया है जिसपे साफ तौर पे ये लिखा है कि जो ये सड़क है जो कि जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है, करीब 3.5 किलोमीटर की जो सड़क है मार्ग की लंबाई, ये आम रास्ता है, लेकिन इसे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बंद किया हुआ है और उसके बाद प्रशासन ने इस बोर्ड को यहां पर लगाया है। यही वो रोड है अंदर जाने वाली। आप देखेंगे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की, जो कि आजम खान की यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर कई मीटिंग्स हुई, कई नोटिस जो है वो दिए गए और नोटिस देने के बाद ये पाया गया, एक फिजिकल मीटिंग हुई जौहर यूनिवर्सिटी के प्रशासन के लोगों से, यहां के वीसी से, और उस मीटिंग के बाद एक नोटिस दिया गया जिस नोटिस में साफ तौर पे यह कहा गया कि जौहर यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर टोटल 40 भवन बने हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 2 भवन ऐसे हैं जिनकी परमिशन जो है वो ग्राम पंचायत की तरफ से ली गई। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा प्रशासन ने एक और बड़ा एक्शन लिया। यूपी के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने यूनिवर्सिटी से गुजरने वाली मुख्य सड़क को आम रास्ता घोषित कर दिया है। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर इस बारे में एक बोर्ड लगा दिया गया है। इस 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 2016-17 में अखिलेश यादव सरकार के दौरान करीब 17 करोड़ की लागत से किया गया था। अब एक दिल दिला देने वाली खबर आपको कर्नाटक से बताने जा रहे हैं। कर्नाटक के धारवाड़ में जहां पर घर के अंदर एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई है। घर के अंदर खून से लथपथ शव मिला है। डॉक्टर के 8 साल के बेटे पर भी चाकू से अटैक किया गया। इस बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और हत्या का शक पत्नी पर है। पुलिस ने डॉक्टर की पत्नी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त घर में सिर्फ पति, पत्नी और बेटा था। अपार्टमेंट काफी पॉश इलाके में है, इसीलिए किसी बाहरी व्यक्ति के आने की कोई संभावना नहीं है। तो फिर शक की सुई पत्नी की तरफ गई। डॉक्टर के रिश्तेदारों ने बताया कि जब उनसे बार बार संपर्क करने की कोशिश की तो पत्नी किरण कभी कहती कि वो आराम कर रहे हैं, कभी कहती बाहर गए हैं। रिश्तेदारों ने जब अपार्टमेंट पर पहुंच करके डॉक्टर किरण का जब उनका शव जो है वो खून से लथपथ पाया और बेटा भी उनको जख्मी हालत में मिला तो फिर बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया।
रिश्तेदारों का कहना है कि डॉक्टर की पत्नी ने वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पत्नी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। अब पत्नी बेहोशी की नाटक कर रही है। पति की हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, किसने की, वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। डॉक्टर किरण चिरायू अस्पताल में डॉक्टर हैं और पत्नी प्रियंका भी डॉक्टर हैं। वो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। छोटा परिवार था, घर में सिर्फ पति, पत्नी और बेटे थे। जिस अपार्टमेंट में डॉक्टर किरण की हत्या हुई है वो सुरक्षित सोसाइटी है। वारदात के वक्त भी घर में यही 3 लोग मौजूद थे। डॉक्टर किरण की हत्या कर दी गई। बेटे के शरीर में चाकू के गहरे जख्म मिले हैं, लेकिन पत्नी प्रियंका बिल्कुल सुरक्षित है। पुलिस अब पत्नी से पूछताछ कर रही है, आखिर डॉक्टर का कत्ल किसने किया और क्यों किया। टी राघवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टी राघवन, कार्रवाई और जांच अब तक कहां पहुंची है, क्या पता चल पाया है, किसने मर्डर को अंजाम दिया है, क्या पत्नी से पूछताछ में कोई खुलासा हुआ? देखिए, मंगलवार रात में ये घटना हुई है जिसका पता बुधवार यानी कल देर शाम को पता चला है। और इसमें बहुत जो अभी तक की सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस ने खंगाली है, जैसा आपने बताया कि पूरा पाश इलाका है और अपार्टमेंट में कई सारे एंट्री एग्जिट पर सीसीटीवी फुटेजेस कैमरे वहां पर लगे हुए हैं। उन फुटेजेस से ये साफ पता चलता है कि किसी भी तीसरे व्यक्ति की इस अपार्टमेंट के अंदर एंट्री नहीं हुई थी। तो वारदात के वक्त वहां पर डॉक्टर किरण, डॉक्टर प्रियंका और उनका 8 साल का बेटा जो है वो 3 लोग ही मौजूद थे। इसीलिए पुलिस ने डॉक्टर प्रियंका को हिरासत में ले लिया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा स्टेट ऑफ शॉक में है, वो कुछ भी कह नहीं रही हैं। और जो है ऐसा बताया जा रहा है, जो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन है उससे पता चला है कि डॉक्टर प्रियंका ने कई सारी इंसुलिन की इंजेक्शंस ले ली हैं। वहां पर बेड पर जहां पर वो लेटी हुई थी वहां पर भी एनेस्थीसिया के कई सारे इंजेक्शंस के कैट्रिजेस जो है वहां पर मिले हैं। जहां तक इस पूरे मामले का सवाल है, जो डॉक्टर किरण के परिवार वाले हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर प्रियंका, उनकी पत्नी ने ही इस मर्डर को अंजाम दिया है। उनका बेटा जो है वो ऑटिज्म का शिकार है और इस वजह से दोनों के बीच में पिछले काफी लंबे समय से लगातार झगड़े होते थे। जब ये घटना हुई उस वक्त भी जब लगातार डॉक्टर किरण के घर वाले प्रियंका को फोन कर रहे थे तो उसने अलग अलग बयान अलग अलग लोगों को दिए। किसी को कहा कि वो घर पे आराम कर रहे हैं, किसी को कहा कि वो हॉस्पिटल में डॉक्टर की ड्यूटी करने के गए हैं। और एक बहुत ताजुब आश्चर्यचकित करने वाली बात यह भी है कि जब पहली बार एंट्री उस अपार्टमेंट में हुई तो उस विजुअल्स में साफ नजर आ रहा है कि उनका बेटा जो है वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उस वक्त वो बेड पर लेटे हुए आराम से मोबाइल स्क्रॉल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन बहुत हैरान करने वाली बात है कि पति की हत्या की और साथ ही जो उनका बच्चा था, एक मां ने अपने बच्चे पर भी अगर हमला किया है, अगर यही बात सही साबित होती जो परिवार वाले शक जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल जांच अभी चल रही है, ये पता नहीं चल पाया कि मर्डर किसने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। अब बात आस्था के सैलाब की। पूरे देश में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ओडिशा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में रथ यात्रा के लिए दुनिया भर से लाखों लोग पहुंचे हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा लकड़ी से बने विशाल रथों में सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। और देखिए, 7 दिनों तक रहने के बाद अपने मंदिर में लौट आते हैं। रथ यात्रा में आने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। कहीं पर कोई भी गड़बड़ी ना हो इसके लिए फेस रिकॉग्निशन कैमरा भी लगाया गया है। अहमदाबाद और पुरी के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में भी महाप्रभु की रथ यात्रा के लिए खास तैयारी है। काशी में भी रथ यात्रा को भव्य बनाने का इंतजाम किया गया है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुरी, दिल्ली के हौस खास की और अहमदाबाद, इसके अलावा वाराणसी की। अहमदाबाद में 149वें रथ यात्रा की धूमधाम से शुरुआत हुई। अहमदाबाद की रथ यात्रा पुरी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। सुबह 4 बजे गृहमंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ मंगला आरती के लिए पहुंचे। अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की आरती उतारी। सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने सोने की झाड़ू से रथ के आगे रास्ते की सफाई करके यात्रा को रवाना किया। अहमदाबाद में भव्य रथ यात्रा के दौरान लोगों का सैलाब नजर आया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग अहमदाबाद पहुंचे हैं। रथ यात्रा में अलग अलग संदेश देने वाली झांकियां भी नजर आई। इनमें ईरान अमेरिका युद्ध रोकने की अपील, भारतीय क्रिकेट टीम, प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दिखाते फोटोज और नगर निगम का साफ सफाई का मैसेज देने वाला ट्रैक भी शामिल रहा।
अब गुजरात में देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रथ यात्रा के मौके पर अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में हिस्सा लिया। और गृह मंत्री अमित शाह हर साल इसी तरह अपने पूरे परिवार के साथ जब भी प्रभु की इस रथ यात्रा को रवाना होना होता है, उससे पहले वो सुबह सुबह मंदिर पहुंच जाते हैं। अहमदाबाद की रथ यात्रा में हाथी भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहता है। पिछली बार ज्यादा तेज आवाज की वजह से कई हाथी बेकाबू हो गए थे। इस बार उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए गजराज के ऊपर खास तरह के 360 डिग्री के ट्रैकर लगाए गए हैं। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के रथ जो है वो मंदिर के बाहर आ चुके हैं। और सबसे पहले जैसा कि हम देखते हैं हर साल रथ यात्रा को ये गजराज जो हैं वो लीड करते हैं। 18 गजराज इस रथ यात्रा को लीड करते हैं और ये गजराज जो हैं इस वक्त रथ यात्रा को लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार आपने देखेंगे कि इन गजराज के ऊपर जो है स्पेसिफिक एक गजरक्षक निरीक्षक नाम का जो डिवाइस है वो माउंट कर रखा है। ये डिवाइस जो है ये 3 तरह से काम करता है। एक तो 360 डिग्री कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा, जो आसपास क्राउड को मॉनिटर करता रहेगा। इसके अलावा डेसिबल मीटर इसमें लगा हुआ है और जो कि कितनी साउंड है रास्ते में, नॉइस कितना है वो मेजर करता रहेगा और रियल टाइम उसका डेटा जो है वो प्रोवाइड करता रहेगा। और इसके अलावा जो है हाथियों का जो मूवमेंट है इसको ट्रैक करने के लिए ग्रेस्कोप इसमें लगा हुआ है, जो कि ये बताता रहेगा कि हाथी का मूवमेंट में कोई ऑपरेशन है या नहीं। क्योंकि पिछली बार इस रथ यात्रा में एक मेजर जो है दुर्घटना हो गई थी हाथी के बिदकने से और उसकी वजह से कुछ लोग इंजर्ड भी हुए थे। लेकिन इस बार रथ यात्रा में ऐसा कोई हादसा ना हो उसके लिए जो है पहले से खास इंतजाम अहमदाबाद पुलिस और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तथा वन विभाग की तरफ से यहाँ पे किए हुए हैं। और इसलिए इस बार यह इंश्योर किया जाएगा कि हाथी भी सुरक्षित रहे और आसपास आप जो देख रहे हैं इतनी भीड़ है ये भी जो है सेफली रथ यात्रा के दर्शन कर सके। और इसलिए यहाँ पे खास इंतजाम, टेक्नोलॉजी को पहली बार इतना एक्सटेंसिवली यूज करके रथ यात्रा की सुरक्षा में भी उसे यूज किया जा रहा है। और अब अहमदाबाद में भव्य रथ यात्रा के लिए गुजरात पुलिस ने स्पेशल तैयारी भी की है। सुरक्षा के लिए 30,000 जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही 3,700 एआई कैमरेज भी भीड़ पर नजर रखी जा रही है। रथ यात्रा के रूट को नो पार्किंग जोन बना दिया गया है। इस यात्रा से ठीक 10 दिन पहले ही अभी आपने चार्ज लिया है और अहमदाबाद की रथ यात्रा आप जानते हैं कि कितनी क्रूशल है और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बंदोबस्त की भी जरूरत पड़ती है। कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? सबसे पहले बात तो जगन्नाथ जी का आशीर्वाद सभी के ऊपर रहे। ये 149वीं रथ यात्रा है और ये एक ऐसी ऐतिहासिक अहमदाबाद की एक पहचान है ये रथ यात्रा। तो लगभग हम लोग 1.5 से 2 महीना पहले से अहमदाबाद शहर पुलिस रथ यात्रा अच्छी से जाए, सुचारू रूप से व्यवस्था रहे, उसकी तैयारी चालू कर देती है। मुझे 10 दिन का टाइम मिला, लेकिन ये अहमदाबाद शहर की पुलिस ऑलरेडी पहले से ही खूब मेहनत कर रही थी, काम कर रही थी। क्या अरेंजमेंट्स किए हुए सिक्योरिटी के? इस बार हम देख रहे हैं बहुत ही हाईटेक अरेंजमेंट्स किए हैं, एआई का भी उपयोग किया जा रहा है। हाँ, इस बार हमारी 30,000 से ज़्यादा पुलिस के साथ साथ हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग किया है। 3700 कैमरे हमारे पूरे रूट पे हैं, उसमें बहुत सारे कैमरे में एआई टेक्नोलॉजी डाला है, जो कि हमें क्राउड कंट्रोल करने में, दर्शनार्थियों की भीड़ कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। साथों साथ हमारे फेस रिकॉग्निशन कैमरे हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हो गए, पिक पॉकेटर हो गए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। और ड्रोन 100 जितने ड्रोन कैमरे हैं जो पूरे रूट पे अंदर के विस्तार में भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं। हाथियों में डेसिबल मेजर करने के लिए कोई ज़्यादा हाथी भड़के नहीं, उनके ऊपर एक डेसिबल मेजर करने के लिए गायरोमीटर भी लगाया हुआ हम लोगों ने जो है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। 9 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। ओडिशा के पुरी के मंदिर से भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ गुंडीचा मंदिर जाएंगे। शाम 4 बजे श्रद्धालु 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक रथ खींचेंगे। बारिश के बावजूद ओडिशा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। रथ यात्रा में तीनों रथ एक क्रम से निकलते हैं। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र का ताल ध्वज रथ चलता है। उसके बाद बहन सुभद्रा का दर्प दलन रथ निकलता है और सबसे आखिर में भगवान जगन्नाथ अपने नंदी घोष रथ पर सवार होकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं।
अब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो बड़े भाई होने के कारण बलभद्र सबसे पहले मार्ग दिखाते हैं, उनके पीछे बहन सुभद्रा चलती हैं और अंत में चलते हैं भगवान जगन्नाथ। अपने भक्तों को दर्शन देते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और यही क्रम हर साल रथ यात्रा में निभाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए देश भर से बड़ी संख्या में लोग पुरी पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 300 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। पुरी रेलवे स्टेशन पर करीब 30,000 यात्रियों के ठहरने और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। मंदिरों में चंदा चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अलग अलग मंदिर प्रशासन इसे रोकने के उपाय के काम पे लग गए हैं। ऐसा ही एक फैसला हरिद्वार में भी लिया गया, जहां मनसा देवी मंदिर में चोरी रोकने के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया। मंदिर कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाली ड्रेस जरूरी कर दी गई है। कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी की निगरानी भी बढ़ा दी गई है, ताकि चंदा चोरी के मामलों को रोका जा सके। अब खुद मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कर्मचारियों को बिना जेब वाली ड्रेस बांटी है। हरिद्वार का मनसा देवी मंदिर, जो कि काफी प्रसिद्ध है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने आते हैं। यहां पर रोजाना कई भक्त पहुंचते हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी के बाद से मंदिर में चढ़ाए जाने वाले दान को लेकर के कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। लिहाजा मनसा देवी मंदिर प्रशासन ने भी सावधानी बरतते हुए और अपने कर्मचारियों पर निगरानी बढ़ा दी है और इसी के तहत बिना जेब वाली ड्रेस बांट दी गई है। अब जेब नहीं होगी तो चोरी नहीं होगी। मनसा देवी मंदिर में भी यही पैटर्न लागू किया गया है। चंदा चोरी रोकने के लिए ड्रेस कोड जरूरी कर दिया गया। कर्मचारियों को बगैर जेब वाली ड्रेस पहनकर ही आने पर मंदिर में एंट्री मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर मंदिरों के ट्रस्ट पर ट्रस्ट क्यों कम हो गया है, भरोसा क्यों कम हो गया है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, जो भी पुजारी गलत करता है उसको सजा मिलेगी। उसमें अध्यक्ष का क्या काम है? मैं 1 महीने में यहाँ आया हूँ, मैं 1 महीने में एक बार आता हूँ, बस जिसने गलती की सजा उसको मिलेगी। उसमें पूरी टीम को बदनाम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो अयोध्या को बदनाम करना है और पूरे विश्व में जितने भी हमारे सनातनी जितने मठ मंदिर है, सबको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आने वाला चुनाव है, कैसे हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाए, कैसे मठ मंदिरों को बदनाम किया जाए, कैसे सनातनियों का विरोध किया जाए, यही प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए जितने सनातनी सब सक्रिय हो चुके हैं और हमारा प्रयास है अपने आप को बचाएं, नहीं तो ये लोग हमको भी चंपत राय बना देंगे। हमें इनसे बचना है। अब मंदिरों में चंदा चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच बद्रीनाथ धाम को लेकर के भी सवाल उठे हैं, जिसके बाद एसआईटी का गठन हुआ और जांच तेज कर दी गई। बद्रीनाथ धाम में चंदे की गड़बड़ी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें चंदा चोरी मामले में बद्री केदार मंदिर कमेटी ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। बद्रीनाथ धाम के खजांची संदेश मेहता को हटा दिया गया और उनकी जगह केदार सिंह रावत को नया खजांची बनाया गया है। चांदी के रिकॉर्ड में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। ज्यादा चांदी को दस्तावेज में कम दिखाने की बात सामने आई थी। बीकेटीसी ने स्वीकार की है, जिसके बाद से ये संदेश मेहता को पूजा काउंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। इस बीच गढ़वाल रीजन के कमिश्नर आनंद स्वरूप की अगुवाई में जांच तेज हो गई है। एसआईटी ने पूरे मंदिर का जायजा लिया, गर्भगृह का निरीक्षण किया। सीसीटीवी फुटेज भी एसआईटी के अधिकारी अपने साथ ले गए। जो फुटेज डिलीट की गई है उसे रिकवर करने के लिए एफएसएल की मदद ली जा रही है। इस मामले में 3 स्तर से जांच चल रही है। पुलिस, एसआईटी और मंदिर समिति तीनों जांच कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम थाने में मंदिर समिति की तरफ से मामला दर्ज हुआ है। 2 जुलाई को यह मामला सामने आया। 12 जुलाई को सहायक प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अब बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी के बाद से एसआईटी लगातार रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। मंदिर समिति के कई जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मांगे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी फुटेज, जिसकी जांच में चंदा चोरी के सबूत भी मिले हैं। एसआईटी ने पूरे मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला है और कईयों के डीवीआर भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। जो डेटा डिलीट किया गया है उन्हें भी रिकवर करने की तैयारी की जा रही है। इधर बद्री केदार मंदिर समिति भी एक्शन मोड में है। खजांची संदेश मेहता को दूसरे काउंटर में शिफ्ट कर दिया गया और इस पूरे मामले में अब तक एक गिरफ्तारी भी हो गई है और आगे भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है।
खजांची को दरअसल हमारी जो आंतरिक टीम थी उनके द्वारा भी एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि उनके द्वारा जो हमारा डबल लॉक है उसमें चांदी का कुछ मात्रा के बारे में ऊपर नीचे और ओवर राइट हुआ था और रजिस्टरों में मतलब ये कह सकते हैं कि उन्होंने रजिस्टर में कम लिखा था। जब हमारी टीम ने वहाँ देखा तो ज़्यादा था, मतलब कम नहीं था तो ज़्यादा था। तो ज़्यादा को उसको दोबारा से तुलवा करके और वो दोबारा पर्ची बना के वो फिर डबल लॉक में चले गया था। उसी में है, उसी की तहत हमने उनको स्पष्टीकरण भी लिया है और तत्काल जो है उनको दूसरे काउंटर में भी शिफ्ट कर दिया है। सीसीटीवी के बारे में उन्होंने हमें डाटा उपलब्ध कराने के लिए कहा है और कुछ डाटा और जो मंदिर समिति से संबंधित है, तो जो भी डाटा है उनकी तरफ से एसडीएम साहब और सीईओ को भी यहाँ डाटा देने के लिए कहा गया है। तो जो भी डाटा समय समय पे उनके द्वारा मांगा जाएगा उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बद्रीनाथ धाम के सीसीटीवी में काफी सुराग मिला। एसआईटी इन फुटेज को अपने साथ ले गई है। 4 तारीखें बहुत अहम है, 22 जून, 25 जून, 29 जून और 2 जुलाई। इन 4 दिनों में की फुटेज खंगालने में कई सुराग हाथ लगे हैं पुलिस के। चंदा चोरी की पुष्टि हुई है। 12 जुलाई को जिस कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया उसका नाम प्रमोद नौटियाल है। सीसीटीवी में वो कई बार चोरी करता पकड़ा गया है। नोटों की गड्डियां चुराता दिखा, कीमती सामान पर हाथ साफ करता दिखा, सोने चांदी के सिक्के भी चुराता दिखा और केसर के पैकेट्स भी ले जाता हुआ दिखाई दिया। इस मामले की जांच को लेकर अधिकारी संदीप तिवारी का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। जो दान की प्रक्रिया है, कैसे इसको गिना जाता है, कैसे हुंडी वहां तक पहुंचाई जाती है काउंटिंग रूम में क्या व्यवस्था है, कितने सीसीटीवी हैं, कौन कौन कर्मचारी इस काउंटिंग में लगते हैं, बैंक कर्मी कब आते हैं, ये सारी प्रक्रिया का हमने अवलोकन किया है और जो पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हैं उनका भी अवलोकन किया है। अभी हमने समिति से सारे सीसीटीवी रिकॉर्ड्स मांगे हैं जितने अवेलेबल हैं और उनका गहन निरीक्षण हमारी समिति द्वारा किया जाएगा और हमें ये भी निर्देश हैं यदि हम किसी टेक्निकल स्पेशलिटी का अभिमत लेना चाहते हैं वो भी हम ज़रूर लेंगे, जैसे फोरेंसिक का या साइबर सेल का। तो पूरा गहन जांच होने के पश्चात ही कोई और संदिग्ध है या नहीं ये कहना उचित होगा। अब एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो लगातार डॉक्यूमेंट्स खंगाल रहे हैं, सीसीटीवी का डेटा भी देखा जा रहा है। उनका कहना यह है कि जो भी सबूत मिलेंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंदिर परिसर में सीसी रूम जो कंट्रोल रूम है उससे हमारे द्वारा एक एनबीआर कब्जे में लिया गया है जिसमें दिनांक 22 जून और 25 जून की पूरी सीसीटीवी फुटेज है। इसके द्वारा हमारे द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है और पूर्व की जो गणना हुई है, धनराशि गणना, उनकी भी जो फुटेज डिलीट हो गई है उनको भी रिकवर करने के लिए हमें एफएसएल भेजा जाएगा। गाजियाबाद में दिल दहलाने वाली एक वारदात हुई है। एक सिरफिरे बेटे ने शराब के नशे में पिता को गोलियों से भून दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद के मोदी नगर में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए एक बेटे ने अपने पिता को गोलियों से भून डाला। करोड़ों की मार्केट और 75 बीघा जमीन को लेकर निखिल का अपने पिता हरिओम से कुछ विवाद चल रहा था। कल रात को जब वो घर लौटा तो पिता से कुछ बहस हो गई। इसी दौरान पिस्टल निकालकर उसने अपने पिता को 6 गोलियां मार दी। पहली गोली चेहरे पर लगी। पिता की मौत होने के बाद भी वो गोलियां पिता पर बरसाता रहा। आनन फानन में 55 साल के हरिओम को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अब हरिओम चौधरी बड़े बिजनेसमैन थे। दिल्ली मेरठ रोड पर उनके 150 करोड़ का मार्केट है। उनके पास 75 बीघा जमीन भी है, जिसमें 25 बीघा वो आरोपी बेटे को भी दे चुके थे, लेकिन बाकी बची 50 बीघा जमीन भी वो अपने ही नाम करवाना चाहता था और इसी बात को लेकर उसने अपने ही पिता का मर्डर कर दिया। अब पिता की हत्या के बाद से आरोपी फरार है, लेकिन पुलिस ने दबिश दे करके उसे गिरफ्तार कर लिया। ये दिल दहला देने वाली वारदात मोदी नगर इलाके से सामने आई, जहां पर 52 साल के हरिओम चौधरी जाने माने कारोबारी थे। उनके ही बेटे निखिल ने उन्हें 6 गोलियां मारी। 150 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर के दोनों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था और वारदात के वक्त आरोपी पूरे नशे में था। मौत के बाद भी अपने पिता पर वो गोलियां बरसाता रहा और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। इस वारदात के पीछे मार्केट और जमीन का विवाद है। रात में करीब 12 बजे घटना प्रकाश में आई है कि बुदाना क्षेत्र के मोदी नगर के हरिओम हैं, जिनको जो करीब 55 वर्ष के हैं, उनके पुत्र के द्वारा जो है गोली से, जिसका नाम निखिल है, उम्र करीब 32 वर्ष है,
गोली मार दी गई, जिनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ की मृत्यु हो गई है। सन 2018 में संभवतः उसने अपने छोटे भाई को गोली मारी थी, उसका अब रिकॉर्ड दिखवा रहे हैं। कुमार सोनू ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, कैसे पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ा है और क्या कहना है पुलिस की टीम का? पूछताछ में क्या इसने कबूल किया है जुर्म? देखिए, ये पहले आपको घटना बता दें, बीती रात की घटना है, बुधवार की, जब जो निखिल है आरोपी, जो कि हरिओम का बड़ा बेटा है, वो शराब पीकर घर पहुंचा, जिसको जो है उसके पिता यानी मृतक हरिओम ने जो है डांटा शराब पीने की लत को लेकर, क्योंकि जो निखिल है उसे शराब पीने की आदत थी और पहले भी 25 बीघा जमीन अपने नाम पे करवा चुका था, बाकी जमीन भी वो अपने नाम पर चाहता था। दरअसल अपने पिता की तकरीबन 150 करोड़ रुपए की संपत्ति पर निखिल की नजर थी। फिलहाल जब इसने इसको डांटा गया इसके पिता के द्वारा, तो इसने पिस्टल निकाली और सबसे पहले पिस्टल से पहली गोली जो है पिता के सिर पर मारी, उसके बाद ताबड़तोड़ 6 गोलियां चलाई, एक के बाद एक, और उसके बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब पुलिस ये जांच में जुटी है कि इसके पास पिस्टल कहां से आई, क्योंकि कल रात को जब निखिल शराब पीकर लौटा था तो उससे पहले वो किन किन दोस्तों से मिला था, किन किन लोगों से उसकी मुलाकात हुई थी, क्या किसी ने पिस्टल दी थी, क्या इस पूरे हत्याकांड में किसी और का भी भूमिका है किसी तरीके से, या फिर पिस्टल वो कहीं से स्पेशली खरीद कर लेके आया था, अवैध हथियार है। इन तमाम एंगल्स को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन ये बड़ी दिल दहला देने वाली घटना है कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में महज संपत्ति विवाद को लेकर अपने पिता को एक शख्स जो है ताबड़तोड़ गोलियां मारता है और मौके से फरार हो जाता है। हालांकि मामला जो है तकरीबन 150 करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, जो आरोपी है उसने साल 2018 में अपने छोटे भाई निशु के ऊपर भी गोली चलाई थी, जिस मामले में वो गिरफ्तार हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर जो है उसी संपत्ति के लिए वाकई बड़ा हैरान करने वाला है कुमार की बेटे ने खुद अपने पिता की हत्या कर दी है। बहुत शुक्रिया कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में उफनती नदी, डूबती थार और मौत से आमना सामने का ये मंजर स्टंट बाजी का नतीजा है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कुछ लड़के लड़कियां थार गाड़ी लेकर स्टंट करते हुए बालासान नदी के बीचों बीच पहुंच गए थे। इसी दौरान नदी में भीषण सैलाब आ गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। देखते ही देखते थार कार पानी के प्रचंड प्रहार में फंस गई और गाड़ी की छत पर लड़के लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए चढ़ गए और चिल्लाने लगे। कार पर 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। सैलाब का प्रहार जैसे जैसे तेज हुआ वो गाड़ी के छत पर पहुंच गए, जिसके बाद एक स्थानीय लड़के ने जान की परवाह अपनी किए बगैर रस्सियों के सहारे इनका रेस्क्यू शुरू किया। बचाने के दौरान कई बार फंसे हुए लोग पानी में बहने लगे, लेकिन स्पॉट पर मौजूद शख्स ने सभी को अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक उफनती हुई नदी और उसके बीच में एक कार खड़ी है और जो लहरों के बीच फंसी हुई है और उस पर 4 लोग सवार हैं, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। लेकिन एक स्थानीय लड़के ने अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे इन 4 को सुरक्षित बचा लिया है। और अब खबर गुजरात के वडोदरा से, जहां पर हिट एंड रन का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। बीच सड़क पर तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार 3 लड़कों को रौंदते हुए वहां से भाग गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि 100 फीट तक बाइक घसीटती चली गई। अब पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। एक बाइक पर एमएस यूनिवर्सिटी के 3 छात्र खाना खाने के लिए होटल जा रहे थे और तभी पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी और तीनों लड़कों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कुछ सेकंड के अंदर ही तीनों लड़के सड़क पर बुरी तरह से घायल अवस्था में पड़ गए और तीनों लड़कों को गंभीर चोट आई है। अस्पताल में इलाज इनका चल रहा है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है, फरार कार ड्राइवर की तलाश कर रही है, जो टक्कर मारने के बाद कुछ ही सेकंड के अंदर वहां से फरार हो जाता है। लेकिन लड़कों को मरने की हालत में छोड़कर वो वहां से भाग गया। पहले कहा सुनी और फिर लिफ्ट के अंदर ताबड़तोड़ फाइट का हैरान करने वाला एक वीडियो आया है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके की एक सोसाइटी में लिफ्ट के अंदर अचानक जंग शुरू हो गई। 2 लोग आपस में भिड़ गए, हाथापाई होने लगी। लिफ्ट के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की पूरी घटना कैद हो गई। करीब 3 से 4 मिनट तक दोनों शख्स एक दूसरे के साथ मारपीट करते रहे। GS7 सोसाइटी में चलती लिफ्ट के अंदर यह मारपीट हो रही है। बताया जा रहा है कि सोसाइटी में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को लेकर विवाद में ये दोनों आपस में भिड़ गए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। और अब बड़ी खबर वाराणसी से है। वाराणसी में जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर अंबिका सिंह को 50,000 की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जैसे ही विजिलेंस की टीम ने अंबिका सिंह को पकड़ा, वो भागने लगी और इस दौरान उन्होंने महिला दरोगा से हाथापाई भी की।
डिप्टी कमिश्नर अंबिका सिंह ने एक व्यापारी की फाइल में रिटर्न भरने और जीएसटी की फाइल पास कराने के लिए दरअसल 50,000 रुपए घूस लिए थे। घूस की रकम लेने वाली जीएसटी कमिश्नर ऑफिस के पास एक रेस्टोरेंट पहुंची थी और जैसे ही उन्होंने 50,000 रुपए वाला लिफाफा लिया तो वहां पर पहले से मौजूद विजिलेंस टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया।